और दिस इज मी अमित गेतवान जो आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूरी बुक के एमसीक्यू है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको 4 चैप्टर कवर करूंगा और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा 4 मोर चैप्टर। तो पहले वाले एमसीक्यू की अगर जो बात करें तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू। भाई पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है क्या है? देखो, पर मतलब पर पर्सन है ना, पर पर्सन को जीने के लिए कितना पैसे जरूरी है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? इनकम पर हेड ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री और इनकम पर हेड ऑफ अ टोटल लेबर फोर्स इन द कंट्री, इनकम पर हेड ऑफ टोटल वर्क फोर्स इन द कंट्री और नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, है ना, कि भाई पर आदमी को जीने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस रेफर्स टू। एक्सपोर्ट मतलब होता क्या है? एक्सपोर्ट्स मींस जब हमारा कोई भी आइटम क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट सरप्लस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, या इसका ऑप्शन ये होगा, या फिर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज लेस देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, या फिर नन ऑफ दिस। ये पहले ही बता रहा है एक्सपोर्ट में सरप्लस हो रहा है, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट, वेल्थ ड्रेन इज एसोसिएटेड विद, ये फर्स्ट चैप्टर के हैं, आप देख सकते हो। जैसे वेल्थ ड्रेन की अगर जो बात करें तो ये हमारे कॉलोनियल पीरियड पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वैसे तो ये सारे जितने आपके पास नाम गिवन है, आरसी देसाई और ये दादा भाई नेहरू जी और वीके आरवी राव, ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में भी दिया था। लेकिन यहाँ पे हो रही है वेल्थ ड्रेन की बात। तो वेल्थ ड्रेन उस समय अगर हम इसे थोड़ा डिस्कस करें तो सिंपली इसमें ये बताना चाह रहे थे हमारे जो दादा भाई नेहरू जी हैं, और इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, केवल ये बताना चाह रहे थे कि भाई हमारे देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी वेल्थ है, हमारी कंट्री की जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब कौन यूज कर रहा है? अंग्रेज यूज कर रहे हैं। तो इसके इसी को एक नाम दिया गया वेल्थ ड्रेन का। तो ये हमारा किया था दादा भाई नेहरू जी ने। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय। ठीक है, तो इन सब ने एस्टिमेट किया है नेशनल इनकम को, इन सब ने एस्टिमेट किया है जहां तक कि आपको पता होगा। लेकिन जो उस टाइम में जो इम्पोर्टेंस मिली वो मिली वी के आर वी राव को। तो बिल्कुल आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं ये। फिर उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस की बात कर रहा है, ये आप ध्यान में रखना कि ऑफिशियल सेंसस की बात करें तो हमारा फर्स्ट जो ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 1881 में। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। डेमोग्राफिक इज रिलेटेड विद। भाई डेमोग्राफिक का मतलब होता क्या है? ठीक है, स्टडी ऑफ इन्फेंट, स्टडी ऑफ अडल्ट, स्टडी ऑफ वुमेन या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देखो, आपको ये चारों के चारों ऑप्शन मुझे लग रहा है बिल्कुल सिमिलर टाइप लग रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम जाएंगे डेमोग्राफिक की बात, तो डेमोग्राफिक में हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 4, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर सारा स्टडी ऑफ अडल्ट भी आ जाता है, स्टडी ऑफ वुमेन भी आ जाता है और कहीं ना कहीं इन्फेंट भी आ जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज भी होता है लास्ट में, तो वो भी ठीक होता है, लेकिन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन लिखा है तो ज़्यादा बेटर हमें ये लगता है, हम इसी पे जाएंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा वाला ऐसा है जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा? पहला ऑप्शन दिया है इसने एनर्जी, दूसरा ऑप्शन इसने दिया है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड ऑप्शन इसने दिया है हाउसिंग और फोर्थ ऑप्शन दिया है इसने ऑप्शन डी। तो जरा वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार डिसाइड करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर जब बात करें विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसे हम कर सकते हैं ऑप्शन सी, हाउसिंग। ठीक है, हो जाओ भैया, टिक हो जाओ, हाउसिंग। हाउसिंग पे टिक किया है, कम्युनिकेशन पे नहीं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन ऑफ इंडिया की अगर जो हम देखें तो हमारे पास क्या है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्या स्टेज थी उस समय। फिर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, फिर हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, या फिर लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। एक बार वीडियो को पॉज करके सोचो जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, जिससे हमारी कंट्री क्या हुई, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई। तो ये हमारी बात हुई सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड स्टेज मतलब हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं 1921 में। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया सेम।
वाई इज द ईयर ऑफ 1921 कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? भाई इस ईयर को ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्या हुआ था ऐसा? पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट द अल्मरिंग रेट, या पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है, आप ये बताओ मुझे। वीडियो को पॉज करो और एक बार देखो। तो सिंपली अगर जी हम बात करें तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ठीक है, सिंपली देखो, ऐसे नहीं करेंगे कि इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट, ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, नहीं भाई। हमारा 1921 के बाद सिंपली से हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बढ़नी स्टार्ट हुई। तो किस रेट से स्टार्ट हुई बढ़ना? ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से बढ़ गई है पॉपुलेशन, नहीं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बढ़ी है। तो इसीलिए हमने जो ऑप्शन इसमें टिक किया है पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, केवल ये टिक किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? फर्स्ट चैप्टर में आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, तो सिंपली देखो, रेलवे की अगर ये बात करें तो कहीं ना कहीं रेलवे ब्रिटिश का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था इंडियन पीपल के लिए। ठीक है, फिर बात करें मॉनेटरी एक्सचेंज, तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी एक्सचेंज भी है। ठीक है, फिर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी सिखाया, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो क्या लगता है, रेलवे है? बिल्कुल है। मॉनेटरी एक्सचेंज बिल्कुल है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि उन्होंने हमें क्या सिखा दिया, हमारी आंखें खोल दी। ठीक है, हम सब्सटेंसिंग फार्मिंग से कहीं ना कहीं क्या कॉमर्शलाइजेशन की तरफ जाने लगे। तो मुझे लगता है रेलवे भी है, मॉनेटरी एक्सचेंज भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। फिर चलते हैं सेकंड चैप्टर में जो कि इतना इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर की अगर जब बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक 1950 टू 1990, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक आर रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इकोनॉमिक? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जो प्राइवेटली क्या करती है, रिसोर्स को ओन करती है। नाम से ही पता लग रहा है, देखो। ठीक है, अब हम अगर जो देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कैपिटलिस्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सोशलिस्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है मिक्स्ड इकोनॉमी, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास ग्लोबल। ठीक है, तो अगर से हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही नाम दूसरा नाम होता है प्राइवेट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर जो हम बात करें तो सोशलिस्ट मीनिंग होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड, मिक्स्ड होता है इन दोनों का मिक्सचर। और ग्लोबल की तो हमने बात ही नहीं की है, और पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिंग आउट द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज? भाई ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शो करता है। ठीक है, बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन है पब्लिक वेलफेयर, तीसरा ऑप्शन है कंपटीशन, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास इक्वलिटी। तो फिर क्या आप एक बार वीडियो को पोस्ट करके देखो कि क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए आंसर बी, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे और जब भी सोशल, मतलब कहीं न कहीं अगर सोशलिस्ट की बात आती है तो सोशलिस्ट, हमारी जो गवर्नमेंट है हमेशा पब्लिक वेलफेयर चाहती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आपको पीडीएस सिस्टम भी देती है गवर्नमेंट, फ्री में राशन भी बाँटती है, कंट्रोल के थ्रू भी राशन बाँटती है, मतलब येलो कार्ड, व्हाइट कार्ड। तो उससे गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा, है ना? एक मैंने पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाया था ना कि एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है भैया, पहले क्या करती है गवर्नमेंट, एमएसपी करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड करती है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करती है, बफर स्टॉक करती है, फिर पीडीएस सिस्टम करती है। तो ये सब गवर्नमेंट कर क्यों रही है? ये इसीलिए कर रही है ताकि क्या, किसका भला हो? पब्लिक वेलफेयर हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन रिस्पांसिबल फॉर द हैवी बर्डन ऑफ द डील एंड इट्स इंटरेस्ट? ठीक है, तो इसका ऑप्शन, वीडियो को पॉज करके आप देखो कि इसका आंसर आप क्या कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन रिस्पांसिबल फॉर द हैवी बर्डन, हमारे ऊपर हैवी बर्डन ऑन द डील्स एंड इट्स इंटरेस्ट? भाई कैसे, किससे आ सकता है? जब हमारी बीओपी को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को फायदा होगा, या इक्विलिब्रियम होगा, या फिर डेफिसिट होगा? इक्विलिब्रियम होगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, सरप्लस होगा तो वैसे ही सरप्लस लिखा है तो नुकसान हो नहीं सकता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इसका आंसर हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बीओपी डेफिशिएट। ओके, फिर एक क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड डैश परसेंट टू द जीडीपी इन 1990 से 1991 में? वे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर? हमें पता है कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन उससे मिलने वाला जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना होता है? बहुत कम है, ठीक है, हमने बुक में पढ़ा होगा। तो 40%, 59% की अगर जो मैं बात करूँ तो 59% तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर 40 पॉइंट ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। कहीं न कहीं मैं बी की तरफ जाता अगर जो मैं इसमें करता, अगर जो मुझे आंसर पता नहीं होता, लेकिन आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा। मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन
B 34.9%. What is needed to what is needed to provide protection against the natural calamities like flood, drought, locust, thunderstorm? अगर जब हमारे पास कोई भी नेचुरल क्लाइमिटीज आती है तो हम अपनी क्रॉप्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? नेचुरल क्लाइमिटीज के अंडर हम अपनी जितनी भी हमारे पास क्रॉप्स हैं उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सिंपल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन लिखा है, मल्टीपल क्रॉपिंग रेवोल्यूशन की बात कर रहा है ये। फिर ये बोल रहा है ग्रीन, सॉरी, मल्टीपल क्रॉपिंग पहला ऑप्शन है। फिर बोल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर थर्ड बोल रहा है क्रॉप इंश्योरेंस। फिर बोल रहा है एचवाईवी सीड्स। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रीन रेवोल्यूशन करने के बाद ऐसा सब कुछ हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एचवाईवी सीड्स तभी यूज होंगे जब हमारे पास क्या होगा, हमारे खेत सेफ होंगे। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल क्रॉपिंग और क्रॉप इंश्योरेंस में मुझे एक ऑप्शन लग रहा है। सो मल्टीपल क्रॉपिंग भी अगर जो आप करते हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग में भी बाढ़ आने से क्या खत्म हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस होता है ना, अगर जब आप क्रॉप इंश्योरेंस कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, आपको जो भी आपको नुकसान हुआ होगा उसका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? आईपीआर की बात करें तो आईपीआर के अंडर कितनी हमने पब्लिक इंडस्ट्री को क्या करा था, रिजर्व रखा था, ठीक है। तो इसमें 2 नहीं, आईपीआर की बात कर रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी इंडस्ट्री, अगर आप याद रखोगे 15 में नहीं थी, तो इसका आंसर मुझे लगता है आंसर होना चाहिए ए। 17 इंडस्ट्री को उन्होंने क्या किया था, रिजर्व रिजर्व किया था। रिजर्व कैसे किया था? बोला गया था कि भाई इनको कौन चलाएगा, गवर्नमेंट चलाएगी, ठीक है। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म मेजर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म्स मेजर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये हुआ था कि नहीं हुआ था? सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेंट। एक बार मेरे को तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही से लग रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करो और एक बार देखो कि क्या हो सकता है आपके हिसाब से आंसर। देखो, अगर जब इस चैप्टर की बात करें, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज मतलब टैक्सेस की बात कर रहा है, तो ये हुआ था। लैंड सीलिंग भी हुआ था, लैंड होल्डिंग भी हुआ था, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लैंड, कहीं ना कहीं रेंट पे भी बात की गई थी। ओनली वन तो हो नहीं सकता, ओनली 1 एंड 2 भी नहीं हो सकते, मुझे तो तीनों लग रहा है। तो मुझे इसका आंसर लग रहा है ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ अबव, ठीक है। मेंशन वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनमें से ग्रीन रेवोल्यूशन की एक कोई भी अचीवमेंट बताओ। पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हो सकता है, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। देखो, ये तीन जो पॉइंट है, तीन तो मुझे नेगेटिव लग रहे हैं। तीन पॉइंट अगर जो आप देखो, तीन के तीन पॉइंट क्या लग रहे हैं? नेगेटिव है। देखो, पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, कहीं पॉवर्टी नहीं, किसी ने रिमूव नहीं हुई थी पॉवर्टी, तो गरीबी तो हटाई नहीं गई थी। ये राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था नहीं, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन नहीं। तो इसका आंसर हम कर सकते हैं ऑप्शन बी। थोड़ा सोच समझ के आंसर देने होते हैं आपको। Which among the following are the feature of industrial policy? आईपीआर की बात कर रहा है 1956। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा है ऑल द इंडस्ट्रीज वर हैंड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज, स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो, आपको क्या सही लग रहा है इसमें? भाई क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री तो हुआ था बिल्कुल। ऑल इंडस्ट्रीज वर हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर, ये बात तो कहीं भी हमने पढ़ी नहीं है इस चैप्टर में कि प्राइवेट सेक्टर को सारी इंडस्ट्री मिल गई थी, नहीं। स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हाँ ये तो हुआ था, ठीक है। तो मुझे लगता है पहला वाला ऑप्शन इसका होगा नहीं, ओनली 1 एंड 3 की तरफ हम जा सकते हैं। 2 एंड 2 जहाँ पे आएगा वो तो गलत ही है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए बी। भाई पहला और जो तीसरा जो स्टेटमेंट है बोथ आर करेक्ट। सो फर्स्ट एंड 3 इज राइट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान? पर्सपेक्टिव प्लान होता क्या है? जैसे हमने बताया था ना कि कोई भी प्लान अगर जो 20 ईयर के लिए, 20 या 20 प्लस ईयर के लिए डिसाइड किया जाता है तो उसे पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप देख लेते हैं। एन इकोनॉमिक प्लान इन विच ऑब्जेक्टिव आर टारगेटेड टू बी अचीव्ड विद इन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। एन इकोनॉमिक प्लान इन विच ऑब्जेक्टिव आर टारगेटेड टू बी अचीव्ड विद इन द 5 ईयर्स, ठीक है, हो सकता है। An economic plan in which objective are targeted to be achieved within 10 years.
ठीक है, या फिर एन इकोनॉमिक प्लान ऑब्जेक्टिव आर टारगेटेड टू बी अचीव्ड इन विद इन द 20 ईयर्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो पर्सपेक्टिव प्लान जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं 20 ईयर्स के जो भी टारगेट जो अचीव किए जाते हैं उसके अंदर, उसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। तो ये पहला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया कब आया था। ठीक है, वैसे आपको पता है कि इसका चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है इस चैप्टर को। 1991 तो सबको पता है, लेकिन स्पेसिफिक ये डेट की बात कर रहा है। तो अगर जब डेट की इसमें बात करें तो हमारा जो डेट इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी कंट्री के अंदर आया था, वो आया था, कब आया था बताओ? वीडियो को पॉज करके देखो जरा, मैं तब तक अपना पेन यहाँ से सर्च कर लूँ। पेन। तो हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था हमारी कंट्री के अंदर, वो आया था 24 जुलाई 1991। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश ऑफ द इकोनॉमिक्स मीन फ्रीडम फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट की अगर जब बात करें तो इसमें हम दे सकते हैं ऑप्शन ए को, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। ओके, 19 in 210-11 the number of industries under the public sector was reduced to, कितना रिड्यूस हुआ था ये बताओ, कितना हुआ था? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ऑप्शन सी 3। ओके, लिबरलाइजेशन implied a shift the role of RBI from a regulator to a facilitator। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पढ़ना भी जरूरी है, इसे पढ़ लेना एक बार। the those taxes the burden of which cannot be shifted on the others। भाई कौन सा ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते? ठीक है, पहले कह रहा है डायरेक्ट टैक्स, फिर कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, फिर कह रहा है दोनों, फिर कह रहा है नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर जब हम बात करें नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा नहीं, दोनों तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भी अलग है इनडायरेक्ट भी अलग है। भाई इनडायरेक्ट का तो बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो ना, आप कहीं से सामान लेके आए, ठीक है, फिर उस पर जीएसटी लगा, मान के चलो जीएसटी की हम बात करते हैं, उस पर जीएसटी लगा तो आपको सामान वो पड़ा 100 रुपीज का, फिर आप शॉप है, आपने वो किसी को बेच दिया 120 में या 130 में, तो आपने ऑटोमेटिकली उसका बटन शिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर जो आपकी इनकम से टैक्स कटेगा, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पापा की इनकम से काट लो, ठीक है, या फिर आपके पापा नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा आएगा उसकी इनकम से टैक्स काट लेना, तो आपको ही देना पड़ेगा या आपके पापा को ही देना पड़ेगा। इसलिए द टैक्स इज द बर्डन ऑफ विच कैनॉट बी शिफ्टेड टू अदर, दैट टैक्सेस आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डैश डज नॉट इंक्लूड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। भाई कौन सा ऐसा है इनमें से जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहता ही नहीं है, चाहता ही नहीं कि गवर्नमेंट हमारे साथ रहे? बताओ जरा सोचो। हम्म, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट हमारे उसमें इंटरफेयर ना करे, तो बताओ आपको क्या लगता है जिसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरवेंशन ना हो? डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो वैसे तो देखो, मुझे लगता है कि इसका, मेरा पेन कहाँ चला गया, वैसे तो मुझे लगता है कि इसका आंसर लिबरलाइजेशन भी हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन डज नॉट इंक्लूड, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड लिखा है देखो, डज नॉट एक्सक्लूड द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। एक्सक्लूड लिखा है देखो भैया, इंक्लूड लिखा होता, डज नॉट इंक्लूड, तो फिर प्राइवेटाइजेशन होता, लेकिन इसमें लिखा गया एक्सक्लूड, तो इसका मतलब होगा लिबरलाइजेशन। ओके, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ द स्टेट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टेट। वीडियो पॉज करके एक बार आंसर दो अपना अपना, क्या लगता है आपको? डैश इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ द स्टेट ओन्ड enterprises, it is called प्राइवेटाइ प्राइवेटाइजेशन। फिर डैश may be defined as the process of associated with increasing openness, growing economic interdependence and depending deepening economic integration in the world economy। बताओ, एक अपनी देश की इकोनॉमी किसी और देश से जोड़ना, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आर्ट्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे ये बात, क्योंकि उनके पास चैप्टर ही होगा पूरा ग्लोबलाइजेशन का। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? डैश रेफर टू द कोटा बैरियर्स implying quantitative restriction on the import। Dash refers to quota barriers implying quantitative restriction on import। जरा दो इसका आंसर, अपने मन में देखो, जरा सोचो, अपने आप दो इसका आंसर।
इसे हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स रेफर टू कोटा बैरियर्स implying quantitative restriction on import. ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एनी टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। भाई दो कंट्री के बीच में अगर जो ट्रेड होगा तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी ट्रेड कहेंगे, मल्टीलेटरल कहेंगे, या ट्राईलेटरल करेंगे, या बायलेटरल करेंगे, या यूनिलेटरल करेंगे? दो कंट्री के बीच में बोल रहा है ये। यूनी आपको पता है, यूनी मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, ट्राई मीन्स होता है थ्री, तो बाय मीन्स क्या होता है? टू। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? बाई लिटरल। फिर अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। इसके आंसर आपके सामने ही गिवन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन कैपिटल? ठीक है, इनमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल के बारे में सही है? ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल आर रिलेटेड टू ईच अदर। हो सकता है कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, भाई ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर बोथ ए एंड बोथ इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 20 के नीचे लिखा ही है कि ऑप्शन 20 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन? Importance of education. Education is important because it is help to expand the mental horizon of an individual. केवल इसीलिए काम आती है, ठीक है। या फिर education is important because it is help to develop the human personality। मुझे लग रहा है पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। Education is important because it's help in the cause of economic development of the nation। या फिर all of these। क्योंकि ये सारे जो जितने भी पॉइंट लिखे हैं सारे सही है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ मेरिट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? नॉट अ मेरिट मतलब फायदा नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द टेक्निकल नॉलेज। होता है भाई। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल करता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग द सोशल आउटलुक, बिल्कुल देखने का नजरिया भी बदलता है। ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कहाँ से होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है ही नहीं ठीक है। तो इसका आंसर लिखा नीचे लिखा है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एजुकेशन लेवल? एजुकेशन लेवल की बात कर रहा है। ईयर ऑफ स्कूलिंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द एजुकेशन लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। Teachers people ratio is an indicator of the education level of an individual. Enrollment rate is an indicator of the education level of an life expectancy is an indicator of the education level of an individual। साफ साफ पता लग रहा है इसका आंसर क्या है? जी, देखने में ही पता लग रहा है, स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। वैसे ही देखो 5 वाले का भी लिखा है, वैसे ही 6 वाले का भी लिखा है, 7 वाले का भी लिखा है, 8 वाले का भी लिखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर देना है, ये ज्यादा टफ है नहीं, बिल्कुल ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज एक्यूरेट? बिल्कुल एक्यूरेट बताना है। एलिमेंट्री लेवल टेक अप द मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया, ठीक है। टाइटरी लेवल टाइटरी लेवल टेक अप द मेजर शेयर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। सेकेंडरी लेवल, भाई एलिमेंट्री सेक्शन ही तो लेके जाता है ना, जब एलिमेंट्री अच्छा होगा तभी तो आगे जाके जाए होगा कोई भी काम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स कौन होता है, ठीक है। अ पर्सन इज अ ह्यूमन रिसोर्स इफ ही शी इज विलिंग टू वर्क, या अ पर्सन इज अ ह्यूमन रिसोर्स इफ ही शी इज एबल टू वर्क। अ पर्सन इज अ ह्यूमन रिसोर्स इफ ही शी इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अ पर्सन ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स इफ ही शी इज विलिंग टू वर्क, ये भी हो सकता है अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अ पर्सन इज अ ह्यूमन रिसोर्स इफ ही शी इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क दोनों बात है। अ पर्सन इज अ ह्यूमन रिसोर्स इफ ही शी इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर एज, सी लिखा है, ऑप्शन सी सही है कहीं ना कहीं। वैसे ऊपर वाले दो भी हो सकते थे, है ना। ऑल ऑफ दिस भी इसका आंसर मुझे कहीं लग रहा है कि हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स? भाई ह्यूमन रिसोर्स होता कौन है? जो अपने कंट्री के लिए कोई काम करता है ना, काम करना चाहता है या काम करना चाहता है। अ पर्सन इज अ ह्यूमन रिसोर्स इफ ही शी इज फ्रॉम पर्टिकुलर एज ग्रुप,
सी लिखा है आंसर। द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट is expressed as a percentage of the gross domestic product, is expressed as a percentage of total government expenditure। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट या फिर बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। देखो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ 6% 6% रखा है गवर्नमेंट ने कि हम 6% क्या करेंगे, टोटल जीडीपी का हमारा सालाना एक्सपेंडिचर करेंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खर्चा करेगी एजुकेशन पे। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। एज एक्सप्रेस द परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ये भी एक बात बताइए कि टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना रखना है ना। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन दिया है सी दिया है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। मेजर सोर्स क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग बिल्कुल है, ये हमने पढ़ा है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन दोनों है, तो इसका आंसर इसलिए क्या है, सी, ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों ही है ना इसका, तो सोर्स ऑफ उसका, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Which of the following statement about the rural urban migration is true? Illiteracy is one of the main reason for rural urban migration in India। लगता है, हो सकता है। Inflation is one of the main reason for the rural urban migration in India। Lack of infrastructure is one of the main reason for the rural urban migration in India। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट भाई, तभी तो गांव वाले लोग कहाँ आ रहे हैं, यहाँ शहर में आ रहे हैं। क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते? क्यों नहीं पढ़े लिखे होते हैं? आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आते हैं गांव वाले यहाँ पे काम करने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या दे रखा है, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल बताना है। फिजिकल कैपिटल जो हमने पढ़ा था कि भाई एक होता है फिजिकल कैपिटल, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। तो अगर जब हम बात करें फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ अ टेंजिबल इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड एंड मशीनरी, बिल्कुल कहीं ना कहीं बात सही है। ठीक है, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एक्वायरिंग स्किल्ड पीपल फॉर अ जॉब। फिजिकल कैपिटल रेफर टू द शेयर ऑफ अ कंपनी, नहीं बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हमने 4 चैप्टर किए हैं, अब आगे आने वाले 4 चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।